So, gentlemen, welcome back for the second session. For today, training number 7 for OSHA 30 hours general industry. Before that, इससे हमने पहले जो टॉपिक डिस्कस किया that was related with the industrial hygiene, जो हमारे hazardous substances होते हैं different shapes के, different forms के, उनके ऊपर हमने डिटेल से डिस्कशन की, हमने उनके बारे में नॉलेज गेन किया, उनको आइडेंटिफाई भी किया एंड देन जो नॉर्मल प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जो एक हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेने पड़ते हैं, उनके ऊपर हमने डिटेल से बातचीत की। अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज अर्गोनॉमिक्स, इसको हम डिटेल से अंडरस्टैंड करते हैं। और ये मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अर्गोनॉमिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका रोल बहुत ज़्यादा है आजकल के जो हमारी वर्क लाइफ है उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है, और इसके लिए स्पेशल जो है प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं, और इसीलिए ओशा ने भी इसके लिए स्पेशलाइज्ड स्टैंडर्ड जो हैं वो डिफाइन किए हुए हैं। और ये तो अब इंडिपेंडेंट एक फील्ड बन चुकी है, मतलब इतना इसका रोल है क्योंकि जूं जूं वर्क इन्वायरमेंट हमारा चेंज हो रहा है, नए नए रिस्क जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द न्यू वर्किंग कंडीशंस, तो उस हिसाब से इनका इम्पैक्ट भी बढ़ता चला जा रहा है। तो उस हिसाब से इसकी नीड, वो एक्सपर्ट्स जो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी नीड भी फिर बढ़ रही है डे बाय डे। सो इसको हम डिस्कस करते हैं अभी जी, अर्गोनॉमिक्स को। लेट्स मूव। अब अर्गोनॉमिक्स के टॉपिक में जो पॉइंट हमने डिस्कस करने हैं दैट इज, फर्स्ट तो हम इसको डिफाइन करेंगे और इसके पर्पस को हम एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो हैजर्ड्स हैं, जो अर्गोनॉमिक्स हैजर्ड्स जिनको हम कहते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर जो ग्रुप ऑफ डिजीजेज है उसको एम एस टीज कहते हैं। और एम एस टीज में आपको बताऊं कि कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के जो जो एग्जाम्स होते हैं निवोश के, या इवन आपके मतलब है कि लेवल 3 का हो या लेवल 6 का हो या कोई और आप क्वालिफिकेशन कर रहे हो, इसमें एम एस टीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हेल्थ जो रिलेटेड हैजर्ड्स होते हैं उनके अंदर एम एस टीज का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन होता है, तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं डिफरेंट वर्क इन्वायरमेंट्स की, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। एंड देन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रोल जो एज पर ओशा रिक्वायरमेंट्स और स्टैंडर्ड्स है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो मैन, अगर हम बात करें कि ये है क्या अर्गोनॉमिक्स, तो बेसिकली जो आपकी वर्क की कंडीशंस होती हैं उसकी स्टडी का नाम अर्गोनॉमिक्स है। अगर सिंपली टू से, अगर हम आसानी से इसको डिफाइन करें, ठीक है, कि आप जहाँ पे आपकी सिटिंग है, जो जिस वर्क इक्विपमेंट के साथ आप काम कर रहे हैं उसकी आपकी बॉडी के साथ एडजस्टमेंट, यानी फिटनेस ऑफ योर बॉडी टू योर वर्क इन्वायरमेंट, इसको हम अर्गोनॉमिक्स कहते हैं। मतलब है कि इसका सिंपल, अगर आप मजीद मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये है कि आप जो भी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिस तरह का भी है, चाहे वो आप सिटिंग पोजीशन में कर रहे हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में कर रहे हैं, या इवन लेटे हुए भी कर रहे हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको लेट के परफॉर्म भी करने पड़ते हैं, ठीक है ना। मसलन जो ऑयल चेंज करते हैं गाड़ियों के नीचे, वो नीचे लेट के करते हैं, ठीक है। सो जो भी वर्क इन्वायरमेंट की कंडीशन जिसमें आप काम कर रहे हो, वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन ना आपको मतलब है कि इस तरह का पोस्चर ना आपको लेना पड़े जिसकी वजह से आपके मसल्स के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ आए, ज़रूरत से ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस आए, क्योंकि मसल्स अगर आपके डैमेज होंगे तो वो एक्यूट भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और क्रॉनिक भी, ठीक है ना, इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो मेन जो हमारा मकसद होता है सर एर्गोनॉमिक्स जी, एर्गोनॉमिक्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? मतलब अगर स्टडी ऑफ वर्क, स्टडी ऑफ वर्क या साइंस ऑफ वर्क, या स्टडी, आप इसको ये भी कह सकते हैं द स्टडी ऑफ वर्क अडॉप्टिंग द जॉब टू द पर्सन, अडॉप्टिंग द जॉब टू द पीपल और पर्सन। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, नहीं ये तो नहीं नहीं, होगा? स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट नहीं कहेंगे, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट आपकी आ जाएगी उसमें हाइजीन में, ठीक है ना। ये स्टडी ऑफ वर्क मतलब जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं फिजिकली, इसमें फिजिकल रोल ज्यादा होता है। जो इन्वायरमेंट में आपका जो इर्द गिर्द की सिचुएशन है, हालांकि इसमें भी अडॉप्टेबिलिटी में आपका लाइट कंडीशंस का ठीक होना,
आपका एयर मूवमेंट का ठीक होना ज़रूरी है। आपकी मतलब अगर आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल ही कम है, तो आपको सांस लेने में दुश्वारी तो होगी। या अगर आप ये कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और आपकी लाइट वहाँ पे ग्लेयर बहुत ज़्यादा है, तो उससे आपकी आईज के ऊपर स्ट्रेस आएगा ना। मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आपकी बॉडी के ऊपर या आपके बॉडी के किसी पार्ट के ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करती है। स्ट्रेस समझते हैं क्या होता है? प्रेशर क्रिएट करती है। मसलन आप अगर हाथ से कोई चीज़ उठाएं, वेट उठाएं, ठीक है, अगर वो वेट ज़्यादा हो तो आपके हाथ में पेन शुरू हो जाती है ना। वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि वो मतलब है कि आप अपनी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस वेट की वजह से आपके जो मसल्स हैं, जो आपको पता है ना, बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू डिफरेंट मसल्स। ये जो फ्लैश फ्लैश जिसको कहते हैं हम, गोश्त गोश्त होता है हमारा हड्डियों के ऊपर, ये मसल्स होते हैं बेसिकली हमारे। और इनमें अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, ये अगर डैमेज हो जाए तो काफ़ी पेन होती है आपको, काफ़ी फील होता है आपको। मसलन अगर आप मुसलसल स्क्रीन को घूरते रहें, तो क्या होगा? आपकी आईज में पेन शुरू हो जाएगी या आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा। क्यों? कि आपके जो मसल्स हैं उनके ऊपर। आप उसकी एक और एग्जांपल ले लें। ये जो कहते हैं ना टेंशन या स्ट्रेस, ये क्या है? ठीक है ना। ये भी मसल्स की डिसऑर्डर है ना। मतलब मसल्स के ऊपर प्रेशर आता है, आपके ब्रेन के जो मसल्स होते हैं। मतलब अगर कोई काम आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ, जिससे आप नाखुश हैं, कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है, ठीक है, उससे क्या होगा कि साइकोलॉजिकली प्रेशर आएगा आपके ब्रेन के मसल्स के ऊपर। और मैं आपको बताऊं, ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन दैट इज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पूरे बॉडी का जितना भी मैकेनिज्म होता है ना आपका, वो ब्रेन के जो जिसको हम सीएनसी कहते हैं, सेंट्रल सीएनसी सेंट्रल नर्वस सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब आपके पाँव की उंगली ने भी अगर मूव करना है ना, तो उसकी जो मैसेजिंग है वो आपके ब्रेन से होनी है। मतलब कंट्रोल उसका ब्रेन के जरिए होगा, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये डिफरेंट किस्म की छोटी छोटी नर्व्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी नालियां होती हैं, जिससे आपके तमाम बॉडी पार्ट्स आपके ब्रेन के साथ जुड़े हुए होते हैं। और ब्रेन जो है ना, वो प्रोसेस करके ऑर्डर पास करता है। और उसकी मतलब अगर हमने अपनी उंगली को मूव करना है, तो ये मैसेज कहाँ से आएगा? ब्रेन से आएगा, ठीक है ना। दिमाग आपका मैसेज पास करेगा आपकी उन कैपिलरीज के जरिए। ये न्यूरॉन्स काम करते हैं, ये सारा हाँ, न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब है कि ये जो मैसेजिंग आपके ब्रेन से होती है ना, तो स्ट्रेस जब आपके ब्रेन के मसल्स के ऊपर आता है, तो आप साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट होते हैं। और उसका फिर फिजिकल आप मतलब सिम्टम आती है। फिजिकल क्या? कि आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप जल्दी लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, ठीक है, या आपको पेन शुरू हो जाती है, या आपको कोई मतलब और इस तरह की इश्यूज आ जाते हैं। तो ये बेसिकली जो स्ट्रेस होता है ना मसल्स के ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर। इसके ऊपर बड़ा जोर दिया जाता है। जैसे मैंने ये जो क्लास का टाइम रखा हुआ है 40 मिनट्स का, ये क्यों रखा हुआ है? मैं घंटा भी रख सकता था, मैं 30 मिनट भी रख सकता था, मैं 40 मिनट 50 60 70 मिनट भी रख सकता था। लेकिन क्यों मैंने रखा हुआ है? क्योंकि जो अर्गोनॉमिक्स की जो स्टडी है वो ये कहती है कि जब आप 20 मिनट एक स्टैटिक पोस्चर्स के अंदर आप रहें, मसलन आप सिटिंग पोजीशन में हो, या आप मुसलसल 20 मिनट स्टैंडिंग पोजीशन में हो, तो आप अपना पोस्चर चेंज करें, ठीक है ना। थोड़ी बहुत उसमें मूवमेंट करें, थोड़ा बहुत उसमें हरकत दें, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप स्टैटिक पोस्चर में होते हैं, तो मतलब जो आपका ब्रेन है, जिसने आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करना होता है थ्रू नर्व्स, उनके अंदर प्रेशर आ जाता है, और वो प्रेशर से दब जाती हैं, और वो मैसेजिंग प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से आपको पेन होती है कहीं ना कहीं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी कमर का दर्द है ना, कमर का दर्द जिसको मतलब है कि ये इतना कॉमन है इंडस्ट्रियल हेल्थ के अंदर, कि ये कहते हैं कि हर 10 में से 7 यानी 7 लोगों को जिंदगी में एक दफा जरूर होता है, ठीक है ना। जिसको मतलब है कि हम ये कमर का दर्द जो है, तो इसको ये क्यों होता है?
इसलिए कि आप जब एक पोस्चर के अंदर स्टैटिकली काफी टाइम तक सिटिंग पोजीशन में हैं या खड़े भी हैं, अगर कोई ऑकवर्ड पोस्चर आपने ले लिया है, मतलब जिससे आपको जोर लगाना पड़े, मतलब अपने मसल्स को पावर दे के उनको जोर लगाना पड़े, उससे आपके मसल जो हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, डिसऑर्डर्स होते हैं, और उसकी वजह से आपका फिजिकल इम्पैक्ट आता है, और जिसको हम मतलब है कि इस सारे फैक्टर्स को स्टडी करने का जो नाम है उसको हम अर्गोनॉमिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप जिस चेयर पे बैठे हैं और जो कंप्यूटर आपके सामने रखा हुआ है उसका उस मॉनिटर का आपके आई लेवल से कांटेक्ट किस तरह का है, कि आपको झुक के उसको देखना पड़ता है, आंखें उठा के देखना पड़ता है, क्योंकि आंखों के भी तो मसल्स होते हैं ना। आंखों के मसल्स के ऊपर भी अगर स्ट्रेस आएगा तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी आपके लिए, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर आपकी वेस्ट के ऊपर स्ट्रेस आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैनुअल हैंडलिंग जो होती है, इसकी वजह से आपकी जो वेस्ट होती है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, प्रेशर आता है मसल्स के ऊपर। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप अपनी कमर के बल झुकते हैं तो आपकी बॉडी का जो वेट होता है उससे 11 टाइम्स ज़्यादा आपकी घुटनों के ऊपर, टांगों के ऊपर पड़ता है वो वजन, ठीक है ना। ये उस पोस्चर की देख लें आप कितनी ज़्यादा नुकसानदेह सूरत हाल है। तो इसलिए मतलब है कि ये जो अर्गोनॉमिक्स के फैक्टर्स हैं इनको अंडरस्टैंड करना और फिर इनकी आइडेंटिफिकेशन को प्रॉपरली परफॉर्म करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर। आप चाहे ऑफिस की कंडीशन में हो, मतलब जब आप रिस्क असेसमेंट करेंगे तो आपको ऑफिस की रिस्क असेसमेंट भी करनी पड़ेगी, आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी देखना पड़ेगा, मेंटेनेंस वाले लोगों को, उनके डिपार्टमेंट को भी देखना पड़ेगा कि लोग मतलब जो है वो किस किस्म की कंप्लेंट्स करने हैं। कोई कह रहा होगा जी मेरे सर में दर्द होता है, कोई कह रहा होगा जी मेरी कमर में दर्द होता है, कोई कह रहा होगा कि जी मेरे बाजुओं में बहुत पेन होती है। तो आपको उसको, यहाँ पे हमारे यहाँ तो उसको ये समझा जाता है ना यार बहाना कर रहा है छुट्टी के लिए, लेकिन एडवांस कंट्रीज के अंदर प्रॉपर इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, उसकी काउंसलिंग होती है, उसका इंटरव्यू होता है, और मेडिकल स्पेशलिस्ट उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि यार कहीं वर्क की कोई जो मतलब है पोजीशन, उसकी वजह से तो नहीं कहीं इसको ये प्रॉब्लम हो रही, ठीक है ना। तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और करके फिर उसकी प्रिवेंशन की जाती है, जो एक मतलब प्रोफेशनल जो अप्रोच होती है वो ये होती है, ठीक है। अच्छा जी। तो हैजर्ड्स की बात कर लें अगर हम ergonomics के, तो हैजर्ड्स में रेपिटेटिव मोशंस हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक पोस्चर में आप रिपीटेड मूवमेंट्स करते हैं, मसलन अगर आपने ओवर रीच करना है, मतलब कोई किसी आप जगह पे मतलब लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहे हैं, आपका वर्कर कोई कर रहा है, अब वो क्या करेगा कि हाथ को ऊपर तक मतलब एक दफ़ा उठाएगा, फिर उसको उधर रखेगा सामान को, फिर दोबारा उधर, मतलब या मतलब रिपीट करेगा एक ही चीज को, बार बार उठना बार बार बैठना। तो उससे भी आपको मतलब ये अर्गोनॉमिक्स के जो एमएसडीज हैं जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं खासकर, कि आपकी जो हथेली होती है ना, इसके अंदर आपको पेन शुरू हो जाता है, ठीक है ना, जिसको रेपिटेटिव मोशन की वजह से, जैसे आप कीबोर्ड के ऊपर बार बार, चले ठीक है देख, बार बार आप मतलब है कि माउस को मतलब है कि यूज करते हैं या कीबोर्ड को यूज करते हैं, तो मतलब आपके जो हैंड मसल्स होते हैं इनके ऊपर स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से वो आपकी जो हथेली है उसमें पेन शुरू हो जाता है। उसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं हेल्थ हैजर्ड्स के अंदर। सर ये चीज जिम्स वगैरह पे भी फिर एप्लीकेबल होनी चाहिए ना? बिल्कुल होनी चाहिए, होती है बिल्कुल। जिम्स में अगर आप ट्रेनर के बगैर वहाँ पे ट्रेनिंग करें, ठीक है, तो आपके मसल्स की क्या कंडीशन होगी आपको अच्छी तरह आइडिया है, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ होती है कि जिम्स के अंदर लोग जो जो सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं ना, वो इन द लॉन्ग रन जाके काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस क्रिएट करते हैं आपकी हेल्थ को, आपके मसल्स की लाइफ कम कर देते हैं, ठीक है ना। तो ओवर जिमिंग नहीं कभी भी करनी चाहिए, ठीक है, मतलब इतना ज़रूर करें कि आप अपनी बॉडी के मसल्स को
शॉप करें, मतलब उनको यूटिलाइज करें, ना कि उनको घिसा दें, ठीक है ना। अब गाड़ी के जो पुर्जे हैं उनको अगर आप एक रूटीन के अंदर इस्तेमाल करेंगे तभी वो आपके लिए फायदेमंद होंगे ना। अगर आप उनको, मतलब आप ब्रेक को जोर से लगाएंगे तो क्या होगा, उसके लेदर्स जो है वो जल जाएंगे ना, ठीक है ना। इसी तरह आप अपनी बॉडी के जो मसल्स होते हैं अगर उनको टू मच प्रेशर में रखेंगे तो फिर वो एक वक्त आएगा, ज़ाहिर है तो आपकी बॉडी नजर आ रही होगी, बड़ा ये है वो है इधर उधर, लेकिन इंटरनल साइड पे उसका साइड इफेक्ट जो है वो हो रही होती है, ठीक है ना। तो इनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। हैवी लिफ्टिंग, जैसे ये आगे पॉइंट आ गया ना, एक्यूट इंजरीज फ्रॉम इम्प्रॉपर हैवी लिफ्टिंग, टिंगलिंग, नमनेस फ्रॉम हैंड आर्म वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन क्या होती है आपको पता होगा, ये जो ड्रिल करते हैं लोग, ड्रिल मशीन कभी आपने अगर चलाई हो, जब आप ड्रिल मशीन चलाते हैं, खासकर ये जो कंक्रीट ड्रिलर होते हैं, जो मतलब बड़े बड़े कंक्रीट के पत्थर तोड़ते तोड़ते हैं बड़े बड़े ड्रिल मशीनों के साथ, आप कभी उनको देखें, वो पूरी बॉडी उनकी वाइब्रेट कर रही होती है, हिल रही होती है मुसलसल। यहाँ ये जो ट्रक ड्राइवर होते हैं जो लॉन्ग जर्नी करते हैं, मतलब दो दो तीन तीन दिन बड़े बड़े ट्रक्स के ऊपर जो है ना, अगर रोड भी सही नहीं है और ट्रक में पता है आपको वाइब्रेशन होती है, तो उसको कहते हैं होल बॉडी वाइब्रेशन, ठीक है ना। इसी तरह हैंड आर्म वाइब्रेशन अलग एक खाता है, होल बॉडी वाइब्रेशन अलग खाता है। तो ये हमारे ergonomics के अंदर ही सारी चीज़ें आती हैं। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके मसल से रिलेटेड जितनी भी स्ट्रेसेस होते हैं ये एमएसडीज के अंदर आते हैं। ऑकवर्ड पोस्चर ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो अगर हम थोड़ा डिटेल से इनको देख लेते हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स को, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस, मैं आपको अगेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है मैं बार बार उस पर आपको लाने की कोशिश करता हूँ कि आपकी इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस के अंदर इन खासकर इन टॉपिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। उनके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके ऊपर फिर आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है जी। अच्छा, मैं देखूं कि मुजम्मिल आज पार्टिसिपेट किया, नहीं मेरा ख्याल है आज भी नहीं शामिल हुए मुजम्मिल, ठीक है चलें। अच्छा, उसके बाद है जी, अफेक्ट स्केलेटन, मसल्स, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगमेंट्स। अब ये देखें, जो आपकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जो आपका ढांचा है पूरा, उसको भी अफेक्ट करते हैं, आपके मसल्स को भी अफेक्ट करते हैं, जो गोश्त होता है। कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होते हैं जी, आपके जो मतलब है कि आपके मतलब मतलब ज्वाइंट करते हैं आपके गोश्त को हड्डियों के साथ, ठीक है ना। इसी तरह टेंडन्स जो हैं, ये टेंडन्स भी मतलब आपकी बॉडी के पार्ट होते हैं जो कि एक तय की शक्ल में होते हैं आपके बोन्स के ऊपर, ठीक है। उसके ये आप कार्टिलेज की भी आपको शक्ल नजर आ रही है। आप देखें, अगर दो हड्डियां हैं, हम अब मिसाल लेके अपनी घुटने की ले लें, अब घुटना आपका मूव करता है ना ऊपर नीचे, टांग अपनी, ये कार्टिलेज होती है इसके अंदर, दोनों साइडों पे कार्टिलेज होती हैं जिनके अंदर एक फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड का नाम है स्पेसिफिक, उसका नाम है मेरे जेहन से भी निकल गया। बड़ा स्पेसिफिक सा नाम है उसका, बड़ा अच्छा सा नाम मेरे जेहन से निकल गया अभी, बहरहाल अगर याद आता है तो मैं आपको बताता हूँ। वो उसका जो फ्लूइड होता है ना, अगर आपने देखा होगा ये जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, इनको घुटनों में दर्दें शुरू हो जाती हैं, हड्डियों में दर्दें शुरू हो जाती हैं, क्यों? उसकी वजह ये होती है जी, ये जो ज्वाइंट होते हैं ना कार्टिलेज, इनके अंदर वो जो फ्लूइड होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। वो फ्लूइड जो है उसकी मिकदार या तो कम हो जाती है या आहिस्ता आहिस्ता या ख़त्म हो जाती है। तो जब वो मूवमेंट होती है ना, तो हड्डियाँ वो जोड़ जो होते हैं ना वो आपस में टकराते हैं, ठीक है ना। जब वो आपस में टकराते हैं ना तो फ्रिक्शन पैदा होती है, वो फ्रिक्शन बेसिकली पेन होती है, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब है कि अगर आप टू मच अपने मसल्स को प्रेशर देंगे तो फिर वो जो आपका सिनोवियल सिनोवियल फ्लूइड होता है, जो कार्टिलेजेस के अंदर होता है, जो ज्वाइंट होते हैं ना हड्डियों के, उनके अंदर, इसको कहते हैं सिनोवियल फ्लूइड, ठीक है ना। तो आपको मैं आम अगर सादा देसी ज़बान में जो हड्डियों की मिक होती है जिसको कहते हैं, अमूमन ये जानवरों के पाए शायद आप खाते हैं तो वो उसमें भी आपने देखा होगा, बेसिकली वो सिनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक है, जो आपकी हड्डियों के जॉइंट्स को मतलब है कि रिलीफ में रखता है वाइल मूवमेंट, ठीक है ना। अगर वो हड्डियां आपस में टकराएं, मतलब हड्डियों को आपस में टकराने नहीं देता, वो फ्लूइड जो है ना विस्कस होता है ना, विस्कोसिटी क्रिएट करता है, लुब्रिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से आपको फील नहीं होता। लेकिन अगर वो फ्लूइड खत्म हो जाए या मतलब उसकी मिकदार कम हो जाए तो फिर वो क्या होगा,
फिर वो हड्डियां आपस में टकराएंगी तो फ्रिक्शन पैदा होगी और उससे पेन होगी आपको, ठीक है ना। नमनेस, स्टिफनेस, बैक पेन, ये सारी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर की नमनेस क्या होती है, जैसे मतलब आपको सुइयां सी चुभती हैं। मतलब कभी कभार ऐसा होता है ना कि अभी आप एक जगह पे बैठे हो, पाउंस हो जाता है आपका, कहते हैं ना पाउंस हो गया जी, ठीक है ना। ऐसी मतलब अजीब सी हालत हो जाती है, भारी हो जाता है पाँव, या उसके ऊपर नमनेस सी शुरू हो जाती है, उसको कहते हैं नमनेस, ठीक है। स्टिफनेस इसी तरह, अगर हार्ड हो गया है कोई आपका बॉडी पार्ट, मुसलसल हथौड़ा चला चला के आपके वो स्टिफ हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह बैक पेन, आपको मैंने बताया कि अगर आप अपना जो मतलब है कि बॉडी का वेट है टू मच अगर उसके ऊपर डालते हैं वेस्ट के ऊपर, तो बैक पेन का मसला होता है। तो हाँ, आप ये देख लें, ये 2013 का यहाँ पे जिक्र भी किया है कि वहाँ उस वक़्त के सर्वे के मुताबिक तकरीबन 33% ऑफ वर्कर इंजरी जो है वो एमएसटीज थी। अब तो 2024 चल रहा है, नया डेटा तो इससे भी ज़्यादा है, ठीक है ना। कैन डेवलप ओवर टाइम और फॉर्म सर्टन इवेंट्स, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेंजरस एक्टिविटीज, वी शुड फॉलो proper work practices, not not only to understand these things but to prevent that. अब हम मुख्तलिफ किस्म की जो हमारी वर्क एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके अंदर इस फैक्टर की वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे ऑफिस इन्वायरमेंट होता है, उसमें ये जो अर्गोनॉमिक्स होती है, इसका बड़ा रोल होता है। बी अवेयर ऑफ द रिपीटेटिव मोशंस एंड ओवर यूज इंजरीज, टेक रेगुलर ब्रेक्स एंड अल्टरनेट टास्क। मतलब ऑफिस के अंदर आप 2-2 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे मीटिंग में बैठे हुए हैं, एक ही सिटिंग पोजीशन के अंदर आप टाइपिंग करते जा रहे हैं, आपने स्क्रीन डिस्प्ले को भी मुसलसल पेनिट्रेट कर रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, कोई पोस्चर चेंज नहीं कर रहे, कोई आप ब्रेक नहीं ले रहे, तो क्या होगा फिर आपके मसल्स के ऊपर इतना स्ट्रेस आएगा कि आपको कोई ना कोई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मसल्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, आपके नेक पेन शुरू हो जाएगा, आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, ठीक है। आप की स्लीपलेस डिसऑर्डर हो जाएगा, मतलब स्लीप डिसऑर्डर हो जाएगा, नींद नहीं आएगी प्रॉपर, ठीक है ना। इस तरह की सिचुएशन जो है ना वो आपको शुरू हो जाती है। तो इसलिए वर्क इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनामिक्स के फैक्टर को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ इन इन्वायरमेंट्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो पोजीशन मॉनिटर एट कंफर्टेबल हाइट एंड डिस्टेंस, ये प्रिवेंटिव मेजर्स आप लेके इन चीज़ों का मतलब बेहतर कर सकते हैं। यूज़ डॉक्यूमेंट होल्डर्स टू रिड्यूस नेक स्ट्रेन, ठीक है ना। इस तरह की प्रैक्टिसेस करके कंसिडर स्टैंडिंग डेस्क और एडजस्टेबल वर्क स्टेशन, ठीक है। मतलब है कि जहाँ पे आप अपनी बॉडी को कंफर्टेबली पोजीशन कर सकें, बजाय इसके को कोई ऑकवर्ड आपको पोस्चर लेना पड़े, मसलन कोई झुक के काम करना पड़े, ज़्यादा बार बार आपको झुकना पड़े, बार बार ओवर रीच करना पड़े। कोई मतलब मिसाल के तौर पे ग्रोसरी स्टोर्स के अंदर जो लेबर काम कर रही होती है, लड़के काम कर रहे होते हैं, इनको बार बार जो है ना वो जो आपके आयल्स होते हैं, स्टैंड्स होते हैं, उनके ऊपर ऊंचा हाथ मार के चीज़ उठानी पड़ती है। तो उससे बेहतर है कि स्टूल का इस्तेमाल करें, या कोई मतलब वहाँ पे कोई इक्विपमेंट रखें जो आपको इजीली वो और अच्छे स्टोर्स पे आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। इसीलिए उनकी क्वालिटी भी टाइट होती है, मतलब बहुत अच्छी होती है, और वो ग्लोबल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फुलफिल कर रहे होते हैं। किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जाके देखें, आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी वहाँ पे। हेल्थ केयर के अंदर, ठीक है, हेल्थ केयर के अंदर ये रेपिटेटिव मोशन से ergonomics का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो हेल्थ केयर स्टाफ होता है उनको भी मसलसल जो है ना वो पेशेंट्स की टेक केयर के दौरान डिफरेंट किस्म के पोस्चर्स लेने पड़ते हैं, पेशेंट्स को उठाना, लिटाना, उनके जो बेड्स हैं उनको मूव करना, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर मशीनरी को आगे पीछे करना, इसी तरह और बहुत सारे इस तरह के रिस्की पोजीशंस होती हैं जो मतलब है कि लेनी पड़ती हैं इस तरह की हेल्थ केयर स्टाफ को। तो उनमें भी ये जो अर्गोनॉमिक्स के इश्यूज हैं ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे भी मतलब आपको फोकस करना चाहिए, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर काम कर रहे हैं, कोई मेडिकल टीम है और वो 24-24 घंटे एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं, या मतलब है कि वो मुसलसल किसी एक पोस्चर में बैठे रहते हैं, सिटिंग पोजीशन में हैं, तो वो वहाँ पे भी मतलब आपको उसको फोकस करना चाहिए और उनके हैजर्ड्स को हैवी लिफ्टिंग, सेफ्टी हैवी लिफ्टिंग
मतलब अगेन आपकी जो है अर्गोनॉमिक्स को इम्पैक्ट करती है। लीडिंग कॉज ऑफ द वर्क प्लेस इंजरीज मसलन खासकर हमारे जो एशियन कंट्रीज हैं, या आप कह लें कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, यहाँ पे जो कि ऑटोमेशन अभी इतनी नहीं है, यहाँ पे मैकेनिकल जो लिफ्टिंग एड्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं होता। लिफ्टर वो कितनी इंडस्ट्रीज के पास होता है, बहुत कम। जो बड़ी बड़ी है उनके पास तो है, लेकिन ये छोटी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ कहाँ, मीडियम साइज या छोटी इंडस्ट्रियों के पास कहाँ लिफ्टर होते हैं। यहाँ पे तो खोता रेड़ा होता है, यहाँ पे ट्राली होती है। ठीक है, अब ट्राली में भी अगर आप एक चीज जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसको भी जब आप जहाँ पे पहुंचाएंगे, मसलन बोरियां लोड करके आप ले जा रहे हैं, तो वहां पे भी बेचारे लेबर ही होंगे जो उनको कंधों पे उठा के 60-60 किलो की बोरी जो है वो उठा के तो वो शिफ्ट कर रहे होंगे। कभी फिर उनके जब मतलब है कि ये प्रॉब्लम बढ़ती है, तो कभी आप उनकी हालत देखें फिर। अल्लाह माफ करे कि ये मतलब जॉइंट्स का मसला, हड्डियों के मसल्स के प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं कि इतनी पेन होती है शदीद इनकी कि फिर बंदे की बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। वो इस तरह होता है कि ये ऑर्गोनॉमिक्स बहुत कम सिचुएशन में इमीडिएट इम्पैक्ट काज करती है। ये आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है ग्रेजुअली, ठीक है ना। पहले थोड़ा थोड़ा आपको फील होता है, अगर आप मतलब है कि आंखों मुसलसल स्क्रीन को पेनिट्रेट करके घूरते रहते हैं, काम करते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो एक थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो आपको थोड़ी थोड़ी उसमें पेन शुरू होगी, या मतलब फीलिंग शुरू होगी। फिर आहिस्ता 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 अगर आप उस रूटीन को चेंज नहीं करते, तो वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाके वो आपकी आई साइट को इम्पैक्ट कर देगा, फिर मतलब और ये सिवियर होती जाती है चीज़। तो इसलिए इनको मतलब है कि मैनेज करना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है एक हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए। कीप ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू बॉडी व्हेन लिफ्टिंग, ये भी मैनुअल हैंडलिंग की एक सेफ प्रैक्टिस है कि जब आप कोई भी वज़न उठाते हैं तो उसको अपनी बॉडी के जब आप उसको पेट के साथ या चेस्ट के साथ लगा लेते हैं तो कुछ रिलीफ आपके बाजुओं को मिल जाता है। लेकिन अगर आप अपने हाथों पे वेट उठाएंगे तो सारा वज़न आपके हाथों और बाजुओं के मसल्स के ऊपर होगा, तो उसका सारा प्रेशर उन मसल्स के ऊपर आएगा। ठीक है ना। रेज ऑब्जेक्ट्स टू नी हाइट फॉर रिपीटेड लिफ्ट, ठीक है ना। जब आप कोई चीज़ उठाते हैं नीचे से, तो आप अपने घुटनों के बल झुकें और उसको अपने घुटनों के बल तक उठाएं ऊपर, ठीक है ना। और फिर आप सीधे खड़े हो जाएं। मतलब एक सेफ जो प्रोसीजर होता है वेट कैरी करने का, उसको अडॉप्ट करें। और ये वर्कर्स को अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ासकर उन कंडीशंस के अंदर जहाँ पे मैनुअल हैंडलिंग हो रही होती है। और मैनुअल हैंडलिंग इटसेल्फ इज ए बिग रिस्क, ये बड़ी ज़्यादा इंजरीज कॉज करती है, एमएसडीज की रीज़न बनती है ये मैनुअल हैंडलिंग। और बड़े जो हैजर्ड्स होते हैं हमारी वर्क प्लेसेस के अंदर, उनमें से एक है ये मैनुअल हैंडलिंग। और उसके बाद पुश रादर देन पुल हैवी लोड्स, पुश करें बजाय उसके को खींचें। अब अगर आप किसी चीज़ को खींचेंगे, वही चीज़ अगर आप पुल करेंगे, उसको पुश करेंगे ना, तो उस पर आपका कम वजन लगेगा, कम जोर लगेगा। लेकिन उसी को अगर आप पुल करेंगे, खींचेंगे, तो ज़्यादा मसल्स के ऊपर स्ट्रेस होएगा। यूज मैकेनिकल एड्स व्हेन पॉसिबल, ये तो ऑब्वियसली सबसे बेस्ट तो पॉसिबल जो इसकी सोल्यूशन है वो यही है कि मैकेनिकल एड्स। और आप देखें अब जो जो एडवांसमेंट हो रही है, अब तो जो मैनुअल वर्क है उसको कम्प्लीटली शिफ्ट किया जा रहा है, मतलब मशीन वर्क के साथ। आपकी मतलब जो ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इस टाइप की चीज़ें टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ चुकी है, तो आपकी जो मैनुअल हैंडलिंग की नीड है उसको कम से कम किया जा रहा है। उसकी वजह भी यही है कि मतलब जब मैनुअल हैंडलिंग के रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये ऑटोमेशन जो है वो हो रही है। अब वेयर हाउस के अंदर भी अगेन ये जो मैनुअल हैंडलिंग की अपना अर्गोनॉमिक्स की कंडीशंस है प्रिवेल कर रही होती है, तो उसमें आप कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। यूज प्रॉपर हैंड होल्ड्स ऑन क्रेट्स एंड कंटेनर्स, ठीक है। ग्रिप अच्छी तरीके से करें। ये नहीं है कि आप आधी उंगलियों पे वो उठाएं तो थोड़ा सा दूर जाए तो वो गिर जाए, आपके हाथ से स्लिप हो जाए, ठीक है। या सिर्फ आप कभी उठा के देखें किसी चीज़ को, अगर आप पूरे हाथ में उठाएंगे और उसका वजन आप प्रॉपर बॉडी के ऊपर, चेस्ट के ऊपर ले आएंगे, तो फिर आप उस चीज़ को कैरी कर सकते हैं। क्योंकि जो वेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के मसल के ऊपर। लेकिन अगर आप एक ही पार्ट के ऊपर उसको कैरी कर लेंगे तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा।
मिनिमाइज रिपीटेटिव मोशन, ठीक है, इसको कम से कम करें, पुश रादर देन, इसमें भी वही मतलब आ गया, यूज मैकेनिकल एड्स, ये वही पॉइंट है कि मतलब आप इसका यूज कर सकते हैं। प्लेस मटेरियल्स एट पावर जोन हाई मिड थाई टू मिड चेस्ट, ठीक है। पावर जोन यही है जो मैंने आपको बताया, जब आप घुटनों तक उसको उठाते हैं तो फिर आप उसको अपनी बैली के साथ मतलब है कि उसको ज्वाइंट कर लेते हैं। ये आपकी जो मिड थाई होती है उससे ऊपर होता है, और मिड चेस्ट से नीचे होता है। जो आपका पेट का एरिया होता है ना, ये बेसिकली इसको हम पावर जोन कहते हैं, कि यहाँ पे आप वजन को लेके आए और उसको होल्ड करें अपने हाथों के साथ। ब्रेक डाउन लार्ज लोड्स इनटू स्मॉलर लोड्स, ये तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। ये आप देखें, असेसमेंट इसी का नाम है ना, कि अगर आपको अंदाजा हो, पता हो। अब जनरली जो मतलब एक स्टैंडर्ड है वो यही कहता है कि जी 20 kg से ज़्यादा वेट मैनुअली आप ना कैरी करें, दैट वुड बी रियली रियली डेंजरस, ठीक है ना। 20 किलो को भी डिस्करेज किया जाता है, लेकिन चले अगर जहाँ पे आपको मतलब है कि नहीं अवेलेबिलिटी आपकी कोई और आपके पास मैकेनिकल एड्स नहीं है, तो मैक्सिमम 20 kg तक आपको अलाउ किया जाता है, अगर प्रॉपर जो लिफ्टिंग टेक्निक्स हैं उनको आप यूज़ करके उसको आप कैरी ऑन करें, तो फिर ठीक है। अब हमारे यहाँ आप खुद देख लें, यहाँ पे तो 60-60 किलो की बोरी उठा के लोग बड़े फख्र से कह रहे होते हैं जी हम तो ये कर लेते हैं, हम तो वो कर लेते हैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वक्ती तौर पे तो उनको फील नहीं होता, लेकिन एक स्टेज पे जाके वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। जी अरसलान, जी प्लीज। जी अरसलान, इसके आपने लिए हैंड सर रेज हम किया प्लीज। जी जी सर, इसके लिए हम रिकमेंडेड वेट लिमिट भी कैलकुलेट करते हैं ना, जो एन आयोश की वो एक रिकमेंडेड वेट लिमिट, एक वो है, फार्मूला है, इक्वेशन है। हाँ, वो भी आप उसको भी यूज कर सकते हैं। वेट लिमिट को एज सच कैलकुलेशन करने से ज़्यादा बेहतर होता है कि आप उसकी प्रॉपर असेसमेंट करें, और जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो तो यही है कि मैनुअल हैंडलिंग को आप ऑल टुगेदर डिस्करेज करें, सीधी सी बात है, ठीक है। और जहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है आपके पास ऑप्शन, तो फिर आप जो सेफ प्रैक्टिसेस हैं लिफ्टिंग की, मतलब है कि उसको आप वो जो फार्मूला की आप बात कर रहे हैं ना, वो बेसिकली होता है ये जो आपकी जो रिगिंग इक्विपमेंट होता है उसके लिए, मतलब जो आपने वेट कैरी करना है। मसलन आपने देखा होगा ना कि व्हीकल्स के ऊपर एक मैक्सिमम लोड कैपेसिटी लिखी होती है, कि आप इसके ऊपर इतने टन वजन डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी जी तरह सर, उसके अलावा भी हम मैनुअल हैंडलिंग के लिए भी वो कैलकुलेट करते हैं, उसमें एंड पे हम करते कैलकुलेट करते हैं उसका लोड इंडेक्स, कि एक पर्सन जो है वो इतना लोड उठा सकता है मैक्सिमम। RWL भी हम कैलकुलेट करते हैं, वो पूरी एक इक्वेशन है। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 है वो आपकी मतलब उसमें डिप्लोमा में इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, जो आपकी ND2 है या ID2 वगैरह है, उसके अंदर। अब मतलब वो भी आप टेक्निकल तरीके से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जनरली यहाँ पे चूंकि हम एक जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है कि एक जनरली 20 kg वेट जो है स्टैंडर्ड कंसिडर होता है, कि इससे ज़्यादा एक ह्यूमन को कैरी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप उसको डीप जाते हैं, लेकिन जब आप अर्गोनॉमिक्स की असेसमेंट परफॉर्म करेंगे तो आप डीप डीप जाके आप अपने वेट को कैलकुलेट कर लें। उसमें फिर आपको हर पर्सन की जो फिजिकल कैपेसिटी है उसको भी डिटरमिन करना पड़ेगा ना, उसकी भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो वो तो फिर ज़रा थोड़ा डीप टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं। वो भी आपको लेटर बिल्कुल करनी चाहिए, मतलब वो भी एज पर रिक्वायरमेंट, जहाँ पे वो मतलब प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस होती है उसको परफॉर्म करें, उसको वेट कैलकुलेट करें एज पर द नीड ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। लेकिन ये है कि एक जनरल प्रैक्टिस की मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 kg, ओशा कहती है कि मैक्सिमम 20 kg तक आप मैनुअल हैंडलिंग को अलाउ कर सकते हैं, इससे कम ही कोशिश करें। लेकिन सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि ऑल टुगेदर इसको डिस्करेज करें मैनुअल, ठीक है ना। या आप इसको छोटे छोटे चंक्स में जो है ना वो कर लें, मतलब उसको छोटे पार्ट्स में, स्मॉलर पार्ट्स में, स्मॉलर यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर लें। अब देखिए, ये सारी एक्टिविटीज आपके आंखों के सामने हो रही होंगी आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है ना। कैसे आप इनको अंडरस्टैंड करेंगे? तब जब आपके पास नॉलेज होगा। अब एक बंदा अगर
30 kg का वेट उठा के जा रहा है, एक बंदा 20 kg का वेट उठा रहा है, जो जिसको ergonomics का नहीं पता उसके लिए वो दोनों बराबर है, बल्कि वो उसको अप्रिशिएट करेगा जो 30 किलो वेट उठा के जा रहा है। वो कहेगा यार या तो जड़ा ही बड़ा है, इसने 30 kg का वेट है, मतलब उसको इनकरेज करेगा। ये नहीं देखेगा कि यार उसका 30 kg का जो प्रेशर है उसके मसल्स के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है, और 20 kg ऑब्वियसली 10 kg तो कम है ना, तो उसमें फर्क तो आता है। ठीक है ना। तो इसलिए मतलब है कि सर आप, जी, इससे मसल्स भी टियर हो जाते हैं यस जिसकी बहुत बिल्कुल, ये जो होती है। मतलब वियर एंड टीयर तो आपकी मसल्स की बहुत ज्यादा होती है ना इनकी वजह से, और इन्फ्लेमेशन होती है, स्ट्रेस, यही तो मैं बात कर रहा हूँ। फट जाते हैं आपके मसल, और बाज़ औक़ात ऐसे प्रेशर्स आते हैं कि वो सेल्स ही डेड हो जाते हैं आपके। ठीक है ना। और जो आपकी इम्यूनिटी, जैसे मैंने आपको बताया, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी ये होती है कि अगर किसी बॉडी पार्ट के ऊपर कोई ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस आ गया और उसको आगे मसल जो है वो प्रॉब्लम कर गए हैं सेल्स के डिस्ट्रॉय होने की वजह से, तो कुदरत का एक जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है ना वो काम करना शुरू हो जाता है, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, और वो सेल्स वहाँ पे दोबारा जनरेट हो जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जो बॉडी की एक पार्ट ऐसा है जिसके सेल्स अगर डेड हो जाए ना वो दोबारा जनरेट नहीं होते, दैट इज ब्रेन। दिमाग के सेल्स अगर एक दफा गए तो गए, ठीक है ना, ये दोबारा जनरेट नहीं होते। इसलिए जो जो ब्रेन के हेमरेज होते हैं ये फौरन किल कर देते हैं बंदे को। इस टाइप की जो चीजें होती हैं जो ब्रेन्स के साथ, स्ट्रेस से बचें, ये किलर है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है ना। तो बाकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसमें सर्टन अल्लाह ताला ने आपके अंदर ये कैपेबिलिटी रखी हुई है कि वो रीजनरेट हो जाते हैं कुछ अरसे के बाद, कुछ टाइम के बाद। इसे हील, जिसको हील अप का प्रोसेस कहते हैं, आप हील होना शुरू हो जाते हैं, मतलब क्योर होना शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। डॉक्टर भी तो यही करते हैं, वो आपकी हीलिंग प्रोसेस को तेज कर देते हैं। ये जो मेडिसिन देते हैं, मरहम पट्टी लगाते हैं, ये क्या, ये मतलब है कि ये आपकी उस हीलिंग प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं, ताकि वो जो कुदरत ने आपको सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज्म दिया हुआ वो तेज हो जाए और जल्दी आपका जख्म भर जाए। ठीक है ना। अगर आगे हम चलें, देखिए आगे जी, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली रिपोर्टिंग ergonomics में इसकी भी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि रिपोर्ट सिम्टम्स एंड इंजरीज प्रॉम्प्टली। अगर कहीं पे कोई सिम्टम आई है तो वर्कर्स को अवेयर करें कि फौरी तौर पे उसको रिपोर्ट करें। अर्ली ट्रीटमेंट कैन प्रिवेंट प्रोग्रेशन ऑफ द सिम्टम्स। जैसे मैंने आपको बताया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डेवलप होती है। एक्यूट से ज़्यादा इसका क्रोनिक इम्पैक्ट होता है, लॉन्ग टर्म ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए अगर आप अर्ली डिटेक्शन कर लेंगे तो उसको अर्ली कंट्रोल करने के काबिल होंगे। इम्प्रूव्स इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरवेंशन। इंटरवेंशंस क्या होती हैं कि मतलब जहाँ पे ज़्यादा वेट उठाया जा रहा है, इंटरवीन करें, वहाँ पे मदाखलत करें, उसको चंक्स में चेंज करें, प्रैक्टिस चेंज करें, वर्कर्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पे मतलब कंट्रोल तरीके से उनकी रूटीन को चेंज करें, ब्रेक्स दें उनको, जैसे हम ये कर रहे हैं ट्रेनिंग के दौरान। हम 40 मिनट की ट्रेनिंग के बाद गैप ले देते हैं, ब्रेक्स लेते हैं, इसका भी यही मकसद होता है, मिनिमाइज लाइकलीहुड ऑफ द परमानेंट डैमेज। ठीक है, रिड्यूस वर्कर्स कॉम्पनसेशन क्लेम्स। ठीक है। ये जो ergonomics होती है ये वर्कर्स कॉम्पनसेशन क्लेम्स को भी इम्पैक्ट करती है। लीगल पॉइंट आई है, इसकी इतनी यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है। हेल्प्स आइडेंटिफाई ergonomics पैटर्न्स फॉर फ्यूचर प्रिवेंशन। ठीक है। अब अगर रिपोर्टिंग से हम ये कंपनसेशन जो अर्ली रिपोर्टिंग की चूंकि बात हो रही है, तो अगर रिपोर्टिंग टाइमली हो रही है तो मतलब आपकी फ्यूचर प्रिवेंशन के लिए अगर आपने कोई प्लान बनाना है तो उससे आपको डाटा मिल जाएगा। और हमेशा जो डाटा बेस डिसीजन मेकिंग होती है वो इफेक्टिव होती है। और ये यूरोप के अंदर या जो एडवांस कंट्रीज हैं उनमें तो कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है ना उसके पीछे बैकग्राउंड होता है, उसके पीछे रिसर्च होती है, उसके पीछे डाटा होता है, उस डाटा की बेसिस के ऊपर वो फ्यूचर के डिसीजन लेते हैं। और यही गुड प्रैक्टिस है, मैनेजमेंट की गुड प्रैक्टिस भी यही है कि हमेशा डाटा बेस डिसीजन मेकिंग करें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान या इस तरह के हमारे जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे रिपोर्टिंग का सिस्टम ही कोई नहीं। मतलब है कि बंदे मर जाते हैं बेचारे, जख्मी हो जाते हैं, टूट फूट हो जाती है, क्या कुछ हो जाता है, छुपाया जाता है उनको। वर्कर जख्मी हो गया उसको बैक डेट में जाके जो है क्या करते हैं, उसको एलिमिनेट, वो मतलब रिमूव कर देते हैं जॉब से ही। वो कहते हैं जी कि ये बंदा हमारे पास था ही नहीं, मुकर ही जाते हैं टोटली, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। आपने ये नहीं करनी। ठीक है ना।
एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जी फाइनल हमारा पार्ट है, प्रोवाइड ए सेफ एंड हेल्पफुल वर्क प्लेस। ऑब्वियसली चाहे वो एर्गोनॉमिक्स का फैक्टर हो, चाहे वो आपके बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हों, केमिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, या कोई इक्विपमेंट से रिलेटेड हो, वट एवर जो भी है, फाइनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपका एम्प्लॉयर ही है। इम्प्लीमेंट एर्गोनॉमिक्स प्रोसेसेस टू मिनिमाइज एमएसटी रिस्क। ergonomics processes, ergonomics programs, ergonomics plan, ergonomics procedures बनाएं आप अपनी कंपनी के अंदर, जहाँ पे आप देखें कि ज़्यादा फैक्टर है। ये ऑयल एंड गैस के अंदर बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं ergonomics के। ये ड्रिलर्स जो होते हैं, ये बड़े बड़े मतलब प्लांट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, कभी वो ऊपर जाते हैं, कभी वो नीचे आते हैं, ठीक है ना सर। दिस कोर्स इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द जनरल नॉलेज। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जनरल नॉलेज, डीप नॉलेज अगर आपने लेना है तो फिर स्पेसिफिक उस फील्ड को आप जाके उसकी ट्रेनिंग करें, ठीक है ना। वो उसमें फिर अर्गोनॉमिक्स, आप इंडिपेंडेंट अर्गोनॉमिक्स की ट्रेनिंग करेंगे तो फिर आपको अर्गोनॉमिक्स की बहुत सारी जो मतलब है कि टाइप्स हैं उसके बारे में डिटेल से, मतलब यहाँ पे तो हमने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को डिस्कस कर लिया ना। तो ये जो डोमेन है उषा का 30 आवर जनरल इंडस्ट्री का, इसका डोमेन यही है कि जनरली आपको हर चीज़ का एज बीइंग हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक बेसिक लेवल की रिस्क असेसमेंट करना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने डीप रिस्क असेसमेंट्स करनी है तो फिर स्पेसिफिक अर्गोनॉमिक्स की स्पेसिफिक ट्रेनिंग लें, हाइजीन की स्पेसिफिक ट्रेनिंग लें, और बहुत सारी ट्रेनिंग जो है स्पेसिफिक टू फील्ड होती हैं, उनकी आप डिटेल, हाइड्रोजन सल्फाइड की है या हैजर्डियस सब्सटेंसेस की है, हैजर्डियस कम्युनिकेशन के ऊपर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मौजूद है, तो केमिकल की कंप्लीट ट्रेनिंग मौजूद है, ठीक है। इसी तरह कंडक्ट रेगुलर वर्क प्लेस असेसमेंट्स करें, एनकरेज एम्प्लॉयज इनपुट्स एंड सजेशन। जी जी अरसलान जी, सर ये ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड्स की एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग क्यों है? बाकी गैसेस भी तो हैं, हैजर्डियस गैसेस जो हैं या डेंजरस गैसेस हैं जो, तो नहीं, इसकी स्पेसिफिक क्यों? इसलिए मतलब क्या रीजन है? इसकी रीज़न ये है कि इसकी मिकदार, खासकर ये जो मतलब आपके ऑयल एंड गैस के प्लांट्स होते हैं ना, यहाँ पे इसकी जो बहुत ज़्यादा मतलब इंटेंसिटी होती है। जब आप ड्रिल करते हैं ना, ज़मीन से ड्रिल करके निकालते हैं क्रूड ऑयल और इस टाइप की प्रोडक्ट्स, जो उसके अंदर इसकी जो है ना प्रेजेंस होती है उस उन गैसेस के साथ जो ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं। और ये इतनी डेंजरस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड कि ये टाइम नहीं देती है आपको। और भी वैसे क्लोरीन भी डेंजरस होती है, और भी गैसेस हैं जो मतलब जिनके अंदर इंटेंसिटी होती है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड को स्पेशलाइज इसलिए ज़्यादा फोकस किया जाता है, खासकर ये ऑयल एंड गैस और केमिकल जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर इसकी मिकदार काफ़ी होती है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ज़मीन में ड्रिलिंग करते हैं तो उस दौरान में इसकी एक्सीडेंटल रिलीज मतलब ज़मीन के अंदर से निकल आती है ये, और अगर खुदा ना सा ड्रिलिंग के दौरान में आप प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं और गैस निकल आई है और स्प्रेड कर गई है आपके इन्वायरमेंट में, तो ये तो किल कर देती है फ़ौरन, मतलब टाइम नहीं देती है आपको, ठीक है ना। तो इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड की स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है। और भी गैसेज हैं लेकिन इसके ऊपर, यानी आप अगर स्पेशल गैस सेफ्टी के ऊपर बात करें तो उसमें और गैसेस का भी रोल आता है, ज़्यादा फोकस हाइड्रोजन सल्फाइड पे किया जाता है। जी, क्लियर हो गया। यस सर। चलें, चलें ठीक है जिलमैन, अभी हम इसको क्लोज करते हैं। हम हमारा टाइम थोड़ा 5 मिनट ऊपर हो गए हैं, टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया, और फिर इंशाल्लाह 5 से 7 मिनट की ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं ताकि ये हमारी रिकॉर्डिंग जो है प्रॉपर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है।